exemption of income tax on defense disability pension. नमस्कार, जय हिंद, जय गोरखा। हम भारतीय सशस्त्र सेना के सभी सदस्य देश के सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं, मगर फिर भी हमारा एक इच्छा होती है कि हम अपने निर्धारित सेवा काल पूरा करें और सुस्वस्थ और सकुशल रिटायरमेंट में अपना घर जाए। मगर हमेशा ये मुमकिन नहीं होता। कई हमारे साथी युद्ध भूमि में वीरगति हो जाते हैं, कई हमारे साथी युद्ध जैसे हालातों में अन्य घटनाओं में मृत्यु हो जाता है। कई साथियां हमारे अन्य कई घटनाओं में गुजर जाते हैं। इन सभी को त्रिरंगा में लपेट के घर आना पड़ता है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और कई हमारे साथी युद्ध या युद्ध जैसे हालातों में विकलांग हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। इनको ज़्यादा डिसेबिलिटी होने से इनवैलिड आउट करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। और कुछ हमारे साथी लोग डिसेबल होने के बाद भी सर्विस पूरा करके अपना निर्दिष्ट समय पूरा करके, सेवा काल पूरा करके पेंशन आते हैं। इनको रिटायरमेंट ऑन सुपरन्यूएशन विद डिसेबिलिटी कहा जाता है। ये जो हमारे सैनिक, हमारे भाई लोग जो सर्विस के दौरान डिसेबल होके या तो इनवैलिड आउट होते हैं या रिटायरमेंट ऑन सुपरन्यूएशन विद डिसेबिलिटी होते हैं, उनको डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। और ये डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन 1922 का निर्देश, जो कि 1961 साल के इनकम टैक्स एक्ट में है, 1970 साल में इसको और क्लियरिफिकेशन देते हुए निर्देश दिया गया। 2001 में और क्लियरिफिकेशन के साथ निर्देश दिया गया। इन सभी को पेंशन में आयकर का छूट मिल जाता है। एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन, ये सभी को अभी तक उपलब्ध है। अभी जो फाइनेंस बिल 2026 पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, के अनुसार शेड्यूल 3 जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का शेड्यूल है, उसमें जो एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स है, उस सूची में एक सीरियल 38 अल्फा जोड़ा गया है, जिसमें बोला गया है इस डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन है, जो उसमें सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों होता है, उसके लिए ये आदेश है
और जिसको यह लागू होता है उसमें बोला गया है एन इंडिविजुअल हु हैज बीन अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ द यूनियन। और इसका चौथा कॉलम है डेल्टा कॉलम, इसमें इसका कंडीशन दिया गया है, उसमें लिखा गया है द इंडिविजुअल हैज बीन इनवैलिडेटेड आउट ऑफ सर्विस in the armed forces on account of bodily disability attributed to or aggrieved by such service। और उसमें ब्रेवो दिया गया है, दूसरा प्यारा सब प्यारा, द इंडिविजुअल हैज नॉट रिटायर्ड ऑन सुपरन्यूएशन और अदरवाइज। इसका मतलब ये है जो अब तक डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन को एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स था, वो सभी के लिए था जिनको भी डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। और 1 अप्रैल 2026 से ये एग्जम्पशन सिर्फ उनको ही लागू होगा जो सर्विस से इनवैलिडेट आउट हुआ और जो डिसेबिलिटी के बावजूद जो सर्विस किया और निर्दिष्ट समय सीमा समाप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुए, उनके लिए ये एग्जम्पशन लागू नहीं होगा। ये जो चीज़ है इसके लिए पहले भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कोशिश किया था 2019 में। सर्कुलर नंबर 13/2019 इशू किया था, जिसमें भी यही बात कहा गया था और वो सुप्रीम कोर्ट में गया और वो अभी तक स्टे है और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया हुआ है। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इस बार फाइनेंस बिल 2026 के लागू करके ये एक लेजिस्लेशन कानून के रूप में लाना चाहता है। ये तो एक बहुत ही शर्मनाक, अपमानजनक, तुच्छ विचार है। मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मेरा दोस्त जब यूनिट कमांड कर रहे थे 2003 में, उनको कई गोली लगा, 2 या 3 ये उससे ज़्यादा ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। 11 महीने वो हॉस्पिटल में रहे और आज भी उनके शरीर में ग्रेनेड के टुकड़े है, मेटल पीसेस है, बुलेट के डेब्रिस उनके बॉडी में है। उनका शरीर का बायां हिस्सा करीब करीब पैरालिसिस है। उन्होंने बोला मैं इनवैलिड आउट नहीं होऊंगा, मैं सर्विस करूंगा। और वो सर्विस किए डिस्टिंक्शन के साथ और ब्रिगेडियर रैंक में रिटायर हुए। अभी उनको बोला जाएगा इस ऑर्डर के मुताबिक आप 2003 में नवंबर में जब घायल हुए थे और 11 महीने हॉस्पिटल में रहा था, उस वक्त इनवैलिड आउट होते तो आपका पेंशन के ऊपर एग्जम्पशन ऑन इनकम टैक्स मिलता। मगर आपने 2003 के बाद भी 17-18 साल सर्विस किया और ब्रिगेडियर बने, उसके बाद आप रिटायर होके आए, इसीलिए आपका रिटायरमेंट और सुपरन्यूएशन विद डिसेबिलिटी हो गया। इसीलिए जो आपको अभी डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है उसके ऊपर आपका आयकर का छूट नहीं मिलेगा। अभी दूसरा एक और मेरा दोस्त जो 80 के उत्तरार्ध और 90 के शुरू में
एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमार्ग में हवलदार इंस्ट्रक्टर था। उनको 1995 साल में एक एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन के लिए बुलाया गया, रिकॉर्ड किया गया, और जनवरी 1995 साल में उन्होंने DBO दौलत बेग ओल्डी, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई है लद्दाख में, जहां 2020 में गलवान का घटना वगैरह हुआ था, वहां से उन्होंने एक्सपीडिशन शुरू किया और 15,000, 16,000, 17,000 फीट के ऊंचाई को क्रॉस करते हुए एक्सपीडिशन तिब्बत, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर लिपू लेक में जाके ख़त्म हुआ था। उसके दौरान उन्होंने दोनों हाथ का चारों अंगुलियों का खो गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। कई महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद एम्पुटेशन हुआ और वो सर्विस में रहे। उस वक्त वो नाइट सुबेदार थे, बाद में सुबेदार बने और 2004 में वो ऑनरेरी कैप्टन होके रिटायर हो गए। अभी ये जो फाइनेंस बिल 2026 का जो संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसके अनुसार तो उनको बोला जा रहा है जो 2004 में आप रिटायर हुए, 1995 साल में आप डिसेबल हुए, 1995 साल में आप इनवैलिड आउट होता तो आपका डिसेबिलिटी पेंशन में इनकम टैक्स का एग्जम्पशन मिलता, आयकर में छूट मिलता। मगर उसके बाद आप सर्विस करते रहे और 2004 में रिटायर हुए। 2004 से अभी तक आपने डिसेबिलिटी पेंशन में आयकर का छूट लेते रहे हैं, मज़ा किया है। अभी आपको वो छूट नहीं मिलेगा क्योंकि आप रिटायरमेंट ऑन सुपरन्यूएशन विथ डिसेबिलिटी हो गए। ये दो केस है। ये दो केस सिर्फ उदाहरण के लिए है, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। और जिस भी पूर्व सैनिक को डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका जो डिसेबिलिटी है दैट इज एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय द सर्विस कंडीशन, अदरवाइज उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता ही नहीं। एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन, इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए 2019 में कोशिश किया था, जिसको बाद में कैंसिल करना पड़ा। ये 2019 का निर्देश है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का, और इसके केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को पता है सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ में कोई निर्णय नहीं होगा, क्योंकि ये गलत बात है। इसीलिए इन्होंने 2026 का फाइनेंस बिल में इसको इंक्लूड किया गया है, ताकि उनका जो इरादा है वो संसद का ठप्पा लग जाए, पार्लियामेंट का ठप्पा लग जाए। मेरे को पूर्ण विश्वास है ये भारत के 144 करोड़ जनता का मंशा ही नहीं है। और जो हमारे भारत सरकार, जो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, उसका भी ये मंशा नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे वित्त मंत्री, अन्य जो सरकार के ओहदेदार है, उनका भी ये मंशा नहीं है। ये जो प्रस्ताव है सिर्फ लेखाकार ऑडिटरों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। और जैसे 2019 को
ऑर्डर को 2020 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऑर्डर के मुताबिक खाती में रखा गया था, होल्ड में रखा गया था। उसी अनुसार ये जो प्रस्ताव है जो हमारे लेखाकार और ऑडिटर ने आगे किया है, उसको भी हमारे भारतीय संसद के लोकसभा, जहां हमने भारत के 144 करोड़ जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजा है, वहां इस प्रस्ताव को खारिज किया जाएगा। और जिस तरीके से अभी जितना भी हमारे पूर्व सैनिक है जिनको डिफेंस डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, उन सभी को ये एग्जम्पशन ऑन इनकम टैक्स, आयकर में छूट उनके डिफेंस पेंशन के ऊपर मिलता रहेगा भविष्य में भी। धन्यवाद। जय हिंद।